हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कि अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आपको तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के सभी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी जो भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने कहा था कि एक वीडियो बना दो जिसमें सभी प्रश्नोत्तर बता दीजिए, ठीक है। तो पर्सनली ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पर गाइस अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पूरी बुक से सभी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। क्लियर? तो गाइस पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन अर्थशास्त्र के पेपर में पूछे गए थे लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहले हम उनको देखते हैं। क्लियर? और वीडियो गाइस आपको पूरा देखना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे इन सारे प्रश्नों के आंसर भी आपको साथ में मिलेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताइए, तो वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 के बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में अर्थशास्त्र के पेपर में, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, पहला प्रश्न ये आया था। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बार बार आपको बोर्ड पूछता है वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका तीसरा क्वेश्चन था पूछा गया था गुणक क्या होता है, विवेचना कीजिए। क्लियर? गुणक क्या होता है, विवेचना कीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका पूछा गया था वहां पर कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा गया था मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच क्या होती है, ये आपका पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो आपके प्रश्न है 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था अर्थशास्त्र के पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर? देखिए अब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे इन सारे प्रश्नों के साथ में आपको आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिए हैं इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। क्लियर? गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको अर्थशास्त्र का एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें सभी प्रश्न बताए जाए, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आप तैयार करोगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर हल करा के रख दिया है। पूरे पेपर का यहाँ पर आपको मिलने वाला है फुल सोल्यूशन। तो आपको गाइस ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग कैसी होती है, वस्तु की आपूर्ति से कम होती है या फिर वस्तु की आपूर्ति से अधिक होती है, वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है या फिर वस्तु की आपूर्ति से
असंबद्ध होती है। तो जो सी नंबर पर ऑप्शन है वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखें। नेक्स्ट है भारत में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारत में पाई जाती है, याद कर लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन मिलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हमें पता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हम सबको पता है अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न है, उनको भी देख लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? कपड़ा उद्योग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र या फिर ये सभी। तो निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय या फिर ये सभी। तो हमें पता है जो निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो हमें पता है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, ये सब कैसी हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी ये सभी। जो डी नंबर पर है ऑप्शन, वही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका दिया गया है सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? तथ्यों से, सुझावों से, ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे संबंधित है? तथ्यों से, यानी यहाँ पर जो ए नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर ये सभी। तो डी नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से कुछ और भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रभावी मांग का संबंध है एसी पीगू से, जेएम कीन्स से, जेवी से या फिर अल्फ्रेड मार्शल से। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे कई सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, यानी जो बार बार जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो प्रभावी मांग का जो संबंध है वो जेबी से है। क्लियर। जो सी नंबर पर ऑप्शन है राइट ऑप्शन है आपका। और नेक्स्ट है कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर ज़्यादा घटती है। तो हमें पता है कि कीमत घटने पर जो वस्तु की मांग है वो बढ़ती है। ए नंबर पर जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है आपका। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं सार्वजनिक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या फिर गिफिन वस्तुएं। हमें पता है कि निम्न स्तरीय, आप समझते हो, निम्न स्तरीय वस्तु को कहते हैं। आप इसका सही ऑप्शन है, खुद से भी आप लिख कर आ सकते हो। हम पढ़ चुके हैं कि जो गिफिन वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं। तो निम्न स्तरीय वस्तु को कहते हैं, क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं। यानी यहाँ पर जो डी नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर दिया गया है, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिफिन वस्तुएं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मार्शल ने, पीगू ने, हिक्स ने या फिर रॉबिन्स ने।
तो उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर जो हमारा सी नंबर पर ऑप्शन है हिग्स, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी कैसे होगी? एक के बराबर, एक से अधिक, एक से कम या फिर अनंत। तो यहाँ पर जो डी नंबर पर आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, अनंत। क्लियर? अब इसी तरह से जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करोगे उनको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं x तथा y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीक दी हुई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपका अब अर्थशास्त्र के पेपर में वहाँ पर छूटे ना। आगत तथा निर्गत से आप क्या समझते हैं? अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार पूछा गया, तो जल्दी से देख लीजिए आगत तथा निर्गत क्या है। आप इस तरह से लिखोगे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के वे तत्व जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है आगत कहलाते हैं। क्लियर? जबकि उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित वस्तु या सेवा को हम निर्गत कहते हैं या फिर निर्गत कहा जाता है। इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र। क्लियर? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? आप इस तरह से लिखोगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र, जिसके अंदर हम एक व्यक्ति की आय की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अगर यहाँ पर होता यहाँ पर दिया गया आपका व्यष्टि, अगर होता है यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र, तो वो हो जाता है आपका विशाल अर्थशास्त्र यानी बड़ा अर्थशास्त्र। तो उसके अंदर हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, चयन की समस्या क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चयन की समस्या। आप इस तरह से लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं, जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या। चयन की समस्या का मतलब चुनाव की समस्या। जब भी आप मार्केट जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो वहाँ पर मान लीजिए आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास कम हैं। जैसे आपके पास साधन कम है और आपको कोई चीज़ लेनी है, जैसे 2 चीज़ें आपको लेनी है, पैसे आपके पास सिर्फ 10 हैं, उसमें आप एक बुक भी लेना चाहते हो, पेन भी लेना है, तो किस चीज़ की आपको ज़रूरत ज़्यादा है, किस चीज़ का चुनाव आप पहले करती है, तो वही कहलाती है चयन की समस्या यानी चुनाव की समस्या। इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको सही ढंग से समझ आ जाएगा। देखिए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, किंतु उनकी पूर्ति के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कम है, जिनके वैकल्पिक प्रयोग से वहाँ पर आप चुनाव करोगे कि किस चीज़ की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, पेन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर यहाँ पर हमें बुक लेनी चाहिए। तो वैकल्पिक प्रयोग संभव है। इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, जब वहाँ पर आप चुनाव करते हो, चयन करते हो कि किस चीज़ को पहले लिया जाए, वही कहलाती है आपके चयन की समस्या। क्लियर? आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि अवसर लागत का क्या अर्थ है, तो हेडिंग डालोगे अवसर लागत। इसके बाद आप लिखोगे एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उनको भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है।
हेडिंग डालोगे संयुक्त मांग। आप इस तरह से लिखोगे, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग अथवा समग्र मांग कहलाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर? तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या है, पहले आप हेडिंग डालोगे मांग का नियम। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इसके बाद आपको लिखना है और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही मांग का नियम है। ये कई बार आप पढ़ चुके हो, इम्पोर्टेंट भी है मांग का नियम, तो सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देखिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ। इस तरह से लिखोगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। इस तरह से लिखोगे किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपका उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे उपभोक्ता संतुलन। आप लिखोगे अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होती है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, इस तरह से आप लिखोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता क्या है ये भी आपको तैयार कर लेना है। आप लिखोगे मार्शल के अनुसार, जो आपके अर्थशास्त्री है मार्शल, उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास की जो परिभाषा है वो किस तरह से दी है उसको देखते हैं। ब्लैक पेन से यहाँ पर आपको लिखना है मार्शल के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करने के बाद आप लिखोगे कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। तो मार्शल ने इस तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा है इस तरह से उन्होंने दी है। इसी तरह से आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लीजिए। तो जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हो कि सामान्य तथा निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो आप लिखोगे कि सामान्य तथा घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मार्शल के मांग के नियम का पालन होता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया, यहाँ तक इतना आपका हो जाएगा ये पूरा क्लियर। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो आप लिखोगे परिवर्ती लागत, सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है, फिर आप लिखोगे परिवर्ती लागत के 3 उदाहरण इस प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष मजदूरी लागत, दूसरा है कच्चे माल की लागत, तीसरा है बिक्री कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है औसत भौतिक उत्पाद। हेडिंग डालोगे उसके बाद आप लिखोगे कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे ही हम औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। क्लियर, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि कुल उत्पादन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका दिया गया है कुल उत्पादन लागत क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है, इसके बाद आप लिखोगे किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल धनराशि व्यय होती है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले समस्त व्यय सम्मिलित होते हैं कुल उत्पादन लागत कहलाती है। ठीक है, तो जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे उनको यहाँ पर हमने देख लिया।
क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको देखेंगे। इसके बाद इन सारे प्रश्नों के जो भी आपके प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न के जो आंसर हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे हम वीडियो के एंड में। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, इसको अब तैयार करना है। ठीक है, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न ये हो गया। साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप लिखते भी चलिए। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है। मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से लागत फलन क्या है। ठीक है, लागत फलन क्या है और सीमांत लागत क्या है, इसको तैयार करना है। 4 नंबर पर क्वेश्चन है सीमांत लागत क्या है। 5वां प्रश्न है पूर्ति का नियम बताइए। ठीक है, पूर्ति का नियम बताइए, इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये तैयार करना है। 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसको तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा के 4 कार्य क्या हैं। मुद्रा के 4 कार्य क्या है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है कि भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए। आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए, इसको तैयार करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि निजी आय से क्या अभिप्राय है। निजी आय तथा वैयक्तिक आय में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवाह को परिभाषित कीजिए। ये आपका महत्वपूर्ण है, स्टॉक क्या है। ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्टॉक क्या है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट है पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 दिया गया है कि एक फर्म कीमत निर्धारक कब होती है। एक फर्म की जो कीमत निर्धारक है वो कब होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आगम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आगम को परिभाषित कीजिए, ये तैयार करेंगे। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है। कुल आगम क्या है, औसत आगम क्या है और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है। एंड इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट भी देख लीजिए जो आपका अब यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। इसके बाद गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। पूरक वस्तुएं क्या है, देखिए पूरक वस्तुएं क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। ये जो आपके क्वेश्चन है
अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, सीमांत लागत क्या है, लागत फलन क्या है, मांग मात्रा क्या है, मांग का नियम क्या है, ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करोगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर, कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आप यहाँ पर तैयार कर लोगे कि विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विदेशी विनिमय दर पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अगर आपका ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा, विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, इसको तैयार करोगे। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाता है तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर विस्तृत में किया जाएगा। अगर सिर्फ आपका इतना क्वेश्चन आता है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, तो ये पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, विस्तार से समझाइए या फिर इनमें अंतर बताइए, तब भी ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एकदम सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है। मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे को क्यों झुकता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए मांग का नियम क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। तो ये जो आपके प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तो आप 100% तैयार करके ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न है आपके अर्थशास्त्र में, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट आप तैयार करोगे वस्तु व सेवा कर, यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। ठीक है, तो जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो जीएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जीएसटी क्या है, वस्तु सेवा कर क्या है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है अर्थशास्त्र में, उसको भी देखते हैं। तो आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार करोगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन आज किए जाते तो यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, अभी जो आपने देखे वो थे आपके अतलघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो आपके क्वेश्चन है ये है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो थोड़ा विस्तृत में इनको आप याद करेंगे। ठीक है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, उसको देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि अल्पाधिकार से क्या आशय है, अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख भी चुके हो, पूर्ण प्रतियोगिता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है।
पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका इस बार पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय मापने की गणना विधि को समझाइए। 3 विधियां हैं, तो एक विधि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, राष्ट्रीय आय मापने की गणना विधि। ठीक है, इसी तरह से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुणक क्या होता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में रख दिया जाता है, गुणक क्या होता है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से आप देख सकते हो जो आपका, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था, गुणक क्या होता है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। इन प्रश्नों को आप तैयार करोगे। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। और इन सारे प्रश्नों को गाइस आपको तैयार करना। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इनमें से आप एक भी प्रश्न छोड़कर मत जाइए। अगर पूरे के पूरे नंबर लाने हैं अर्थशास्त्र के पेपर में तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के पेपर के लिए कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए ताकि एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, पूरी बुक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो प्रश्न पहला है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है, इसको तैयार करोगे। ठीक है, अथवा यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। इसके बाद अगर गैस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बाद में ले सकते हो। ठीक है, बाद में आपको दिखा दिए जाएंगे जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लियर, तो समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, संयुक्त मांग या फिर समग्र मांग क्या है, तैयार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, इसको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कुल उत्पादन लागत क्या होती है। ठीक है, कुल उत्पादन लागत क्या होती है। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है, वास्तविक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी, इसको आप तैयार करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, जो आपका अगला प्रश्न है वो आप कौन सा तैयार करोगे, इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आय को मापने की गणना विधि क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि क्या है। यानी 3 विधियां होती हैं आपकी, एक पूछ ली जाती है तो उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हो प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय। इसी तरह से अगला प्रश्न आप देख सकते हो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय बैंक की प्रमुख कार्य, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या है, विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है। इसी तरह से इसमें जो आपका अगला प्रश्न है आप तैयार करोगे राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, और ये कई बार आपको प्रश्न बताया भी गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार करोगे भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। क्लियर,
तो सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है। विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से आपके कुछ और भी प्रश्न यहाँ पर है, उनको भी देखती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, इसको आप तैयार करोगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार का अर्थ कई बार पूछा गया है। बाजार से क्या आशय है, बाजार की परिभाषा दीजिए, बाजार का अर्थ बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकती हो। देखिए इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। राष्ट्रीय आय को मापने की जो आपकी विधि है उसको अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपने देखा। तो गाइस अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर किया अगर, क्योंकि जैसा आप बोलते हो जिस भी विषय के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो वही आपके लिए वीडियो लाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर करें। अगर गाइस आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो अच्छे से आप कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास